वरुण भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे शो को यकीन मानिए 4 चांद लग गए भाई। अरे और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप कहीं ना कहीं एक मालेगांव का हिस्सा आप भी बन चुके हो जी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में बैठकर बात कर रहे अरे हैं। मुझे भी ऐसा, मैं आपने बोला आपका एक फ़ोन आया, मैं तो बिल्कुल, तैयार था इसके एकदम। लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। तो वरुण भाई अब आते हैं हम मालेगांव, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव पर। जी। तो ये प्रोसेस मुझे बताइए कि फिल्म कैसे आप तक पहुंची, शुरुआत कैसी हुई उसकी, फिर उसके बाद मैं आगे के सवाल पूछूंगा। जी, तो देखिए ऐसा है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जी, मेकिंग ऑफ मालेगांव का सुपरमैन। हाँ, तो वो जो है जो फ़ैज़ा जी ने बनाई, तो वो जब मैंने देखी, वो मुंबई में एक स्क्रीनिंग हुई थी जी 2011 या 12 में। हाँ। तो वो स्क्रीनिंग हुई थी और वो स्क्रीनिंग में मैं गया, वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी और वहाँ नासिर शेख आए हुए थे और हम लोग सभी थे उस वक्त यहाँ पर। हाँ, मैं 3 लोगों से मिला था, नासिर से, फ़रोग से हाँ और शकील भाई से, है ना। तो ये 3 लोगों से मैं वहाँ मिला और डॉक्यूमेंट्री देखी, तो बड़ा मुझे लगा कि ये कमाल की। मैंने पढ़ा हुआ था उससे पहले, 1-2 इंडिया टुडे में भी कहानियाँ आई थी और थोड़ा कवरेज आ चुका था इंडिया टुडे पे, आज तक पे शायद एक कोई न्यूज़ फीचर आया था, तो मैं थोड़ा बहुत जानता था उस दुनिया को। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री ने आप लोगों से मिलवाया, आप सबसे, और वो आपकी दुनिया उसमें देखने को मिली। आप कमाल का, मतलब उसमें जो आपका एंट्री है, हाँ, और जो बातें हैं, और बड़ी मज़ेदार वो डायलॉग जो था ना वरुण भाई इसमें कि मुझे गंदगी बहुत पसंद है, आई एम द किंग ऑफ थूतो गुटका, ये जोया जी ने हमसे दिल्ली में मिले थे, वो फेस्टिवल में, ओशियान फेस्टिवल था शायद, वहाँ मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये डायलॉग अकरम जो तुमने बोला है, ये विलन की ऐसी सोच तो कोई सोच ही नहीं सकता कि एक ऐसा विलन जो गंदगी बेच रहा है और इस टाइप की बात कर रहा है कि मुझे गंदगी पसंद है, मैं हर एक को थूकते हुए देखना चाहता हूँ। बोले ये चीज़ मुझे बहुत मतलब मुतासिर की थी उस चीज़ ने। तो मुझे कहीं खुशी हुई कि वो नासिर ने क्या किया था उस वक्त कि उसके डायलॉग्स जो है ना, मुझसे कहा था कि वो डायलॉग, तेरे डायलॉग तू ही लिख, खुद लिखी, हाँ, मतलब तू लिख, ताकि तेरा कैरेक्टर तू खुद समझ के तुझे क्या प्रेजेंट करना है। तो फिर मैंने खुद बनाया, हाँ, मेरे डायलॉग खुद मैंने लिखे थे। क्या बात है। हाँ, तो वहाँ से मैं मिला और फिर उस दिन मैं फिल्म के बाद हम फ़रोग भाई को बोला कि चलो कहाँ जा रहे हो, तो वो साथ में हम ले गए, फ़रोग आ गए हमारे साथ, नासिर भाई और आप लोग से मैं शायद उस वक्त ऐसा हुआ था, आमिर खान ने हमको घर पर ना चाय के लिए बुला लिया तो था। आप लोग कुछ लोग वहाँ चले गए। फ़रोग जो हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि उनको शौक था, तो हम लोगों ने बोला कि चलिए हम आपको थोड़ा सा, हमारे पास कुछ रखा है कुछ, तो रात भर हमने बात की फ़रोग भाई से। तब मुझे लगा कि फिर मैं उनसे थोड़ा टच में रहा, फ़रोग से टच में रहा, बाकी और किसी से टच में नहीं रहा, मैंने किसी और का नंबर नहीं लिया। लेकिन अगले 3-4 साल फ़रोग से कुछ कुछ बात होती रही, फिर कोई काम भी 1-2 पूछ रहे थे, कुछ काम है, तो एक कहीं गाने लिखने का कोई काम था, वहाँ भी मैंने उनसे बात कराई उनकी। फिर मुझे जोया और रीमा, एक दिन जोया जी मिली एक कहीं मुंबई, उन्होंने बुलाया मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि एक कहानी है और हम इस पे फिल्म करना चाहते हैं और ये अगर तुम लिखोगे। तो मैंने कहा कि बताइए क्या कहानी, तो उन्होंने कहा कि मालेगांव की कहानी। मैंने कहा मैं तो दीवाना हूँ उन सब का और उनके सिनेमा का, और मैं मिल भी चुका हूँ उन लोगों से, तो ये तो मेरे लिए बड़ा ही कमाल है कि मैं खुद कुछ समय से सोच रहा था कि कुछ किया जाए। और फिर उन्होंने बोला कि आप लिखें। फिर मैं आया मालेगांव उसके बाद, जब आपसे भी मुलाकात हुई, और हमको लगा कि ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री एक छोटा हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, है ना। आप वहाँ की मालेगांव की ज़िंदगी का वो 1 साल करीबन उन्होंने वो जो बिल्कुल सुपर मैन ऑफ मालेगांव की मेकिंग है वो डॉक्यूमेंट्री, लेकिन ना उससे ज़्यादा हम आप लोगों को नहीं जान पाए हैं उस फिल्म में। उस फिल्म में आपको दिखता है कि ये लोग फिल्में कैसे बनाते हैं मालेगांव में, लेकिन ये हैं कौन, इनकी ज़िंदगी क्या है, ये बचपन इनका कैसा था, या क्यों ये फिल्मों में आए, ये नासिर हों या अकरम हों या फ़रोग हों या शकील हों या इम्तियाज़ हों, या तो सारे जितने भी लोग थे वहाँ के, तो सबकी दुनिया मुझे जाननी थी। तो हम आए मालेगांव, हम कुछ दिन वहाँ रहे, आपसे मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई। तो वहाँ जाके समझ आया कि ये आप 5-6 लोग हैं जो कोर टीम है मेरे ख्याल से, जहाँ से बात शुरू हुई कि जब आपने शोले बनाई, वहाँ से जो बात शुरू हुई। लेकिन उसके पहले की जो दुनिया है, और आप पूरा शहर उसमें शामिल है, एक पूरे शहर का कल्चर है फिल्मों का, तो वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। और नासिर ने क्या किया है कि नासिर
कि खास बात है कि कमाल का वो ना सब पुरानी फोटो, पोस्टर, कटिंग, अखबार की क्या क्या संभाल के रखा हुआ है। पूरी ज़िंदगी उसने बड़े अच्छे से डॉक्यूमेंट की है। यहाँ तक कि उनके वालिद साहब की भी कोई 1960 की कोई फ़ोटो है, वो चेस खेल रहे हैं अपने साथ ही सामने सामने बैठकर, आपने देखी होगी वो ट्रिक फोटोग्राफी, तो वो तक रखी हुई है। तो हमको लगा ये तो कमाल इंसान है भाई, ये तो पूरी अपनी ज़िंदगी इन्होंने डॉक्यूमेंट की हुई है बड़े अच्छे से। तो हमने फिर उनसे भी बात करनी, आप सबके हमने लंबे लंबे इंटरव्यू लिए और फिर से फ़रोग वहाँ मुलाकात हुई और फ़रोग से फिर लंबी बातचीत हुई, नासिर से लंबी बातचीत हुई। करते करते फिर एक पूरा एक खाका बना कि हर इंसान की ज़िंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम सबको जोड़ के एक कहानी बनाएंगे दोस्ती की। और ये जो सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव जो हमने बनाई है, ये आप लोगों की दोस्ती की कहानी है। ठीक है, मालेगांव में फ़िल्में बनती हैं, वो एक बहुत वो जग जाहिर है, वो सबको पता है, लेकिन क्यों बनती हैं और उसके पीछे इस दोस्ती का क्या हाथ है। और इस दोस्ती जो बनी है, ये दोस्ती फ़िल्मों के जुनून की वजह से बनी है। तो आपके अपने जुनून, आप हमेशा से आपकी वीडियो की, मैं आपके दुकान पे हम गए थे जी जी जी, तो जहाँ वीडियोग्राफी करते थे और शादियों की वीडियो और वो सब करते थे, तो वो दुकान जब हम पहली बार गए थे तो वो थी, इस बार अब गए तो वो बंद हो गई। लेकिन वो कमाल का वो स्टूडियो था, इतना सुंदर आपकी दुकान और बड़ी पुरानी, और लेकिन कितना सुंदर उसका इंटीरियर था और वो हम देख कर आए। तो ये जो आपकी ज़िंदगियाँ हैं वो इतनी कमाल की ज़िंदगियाँ हमको लगी कि उसमें से कहानी निकल आई। उसमें फिर पूरी फिल्म हमने लिखी। जब वो बनी स्क्रिप्ट, फिर जब वो जोया जी ने देखी कि ये तो अच्छी है, अब इस पे काम हो सकता है, इसको फिल्म बना सकते हैं, तो फिर बीच में कोविड आ गया, तो वो 2 साल हमारा थोड़ा गैप हो गया था बीच में। हाँ, लेट हो गया, वरना ये 2 साल पहले आ चुकी होती फिल्म। और तो ये रहा प्रोसेस मेरा उससे जुड़ने का। और फिर रीमा काकती ने डायरेक्ट की है। तो उस फिल्म में इतने सब किरदारों की कहानियाँ आपने लिखी, सबके अपनी कहीं ना कहीं छोटी छोटी कहानियों को आपने पेश किया। सबसे ज़्यादा मुतासिर, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किस किरदार ने किया आपको? मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग हमेशा से फ़रोग भाई लगे। तो वो एक लम्हा रहेगा, वो 10 साल पूरे भर देगा एक साल। एक लम्हा वो एक लम्हा कब आएगा अब वो है नहीं, तो बड़ा दुख भी होता है, बहुत बुरा लगता है कि वो ये फिल्म नहीं देख पाएंगे कि उनकी ज़िंदगी को हमने किस तरह से फिल्म में उतारा, और फिल्म में एक तरह से उनका जो एक उनका सपना था फिल्मों में आना, तो उनकी कहानी फिल्मों में आ रही है। तो फ़रोग भाई के अंदर ना जो एक राइटर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, एक राइटर ही समझ सकता है। हाँ, एक गुस्सा भी है दुनिया से, प्यार भी है, एक आप सबसे भी दोस्तों से बड़ा एक बहुत ही पक्का एक रिश्ता है, बहुत तगड़ा रिश्ता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़े गुस्सा भी है, झिल्लाहट भी है, खफा भी हैं, प्यार भी है। वो सारी चीज़ें ना जो फ़रोग के अंदर इतनी भरी हुई थी, और वो कमाल का आदमी। ज़हन पर हमेशा यही होता कि बॉम्बे जाना है, कुछ करना है, लेकिन 300 किलोमीटर है और मैं 15 साल से मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, अभी तक मुंबई आई। तो उनसे बात करने में जो मज़ा आता था, हम लोगों ने बहुत वहाँ भी मालेगांव में भी उनके साथ बड़ा वक्त बिताया, वो मुंबई आए तब भी वक्त बिताया। और तो वो एक बड़ा मुझे दुख होता है, वो एक रह जाएगा रंज की, काश वो रहता है। हाँ, वो रहते तो वो मेरे लिए फिल्म में सबसे। और विनीत ने वो कमाल का, अरे विनीत भाई को तो मैं सैल्यूट मारता हूँ यार। क्या विनीत ने जो किया है ना, वो सबसे खास बात वरुण भाई के टोन तक उन्होंने पकड़ा यार, बिल्कुल टोन पकड़ा है और बहुत उसके अंदर उतर के किया है। तो वो बड़ा, और मुझे लगता है कि काश फ़रोग भाई होते, वो देख पाते। तो वरुण भाई, जब सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव आप लिखने के लिए बैठे, तो आपने वो ज़िंदगी में उतरने के लिए, यानी उनकी रियल लाइफ में, हम लोगों की रियल लाइफ में जाने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लिया था? देखिए, एक तो बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले कि नासिर ने इतना कुछ संभाल के रखा हुआ है, उसके पास ना पूरे पेन ड्राइव में भरे पड़े हैं इंटरव्यू, छोटे छोटे, किसी ने आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री दूरदर्शन ने बनाई थी, वो भी थी, फिर आज तक पे बनाई, फिर जी टीवी, जी न्यूज़ वाले आए थे, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था। तो एक तो वो सब था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी किस्मत थी कि आपसे और सबसे बात करने का हमको मौका मिला ना। तो आसिफ अलबेला से भी हमने बात की, आपसे भी बात की, शकील भाई से बात की,
इलियास से बात की, इरफान इलियास भाई से। और तो एक तो सबसे इंटरव्यू करने का मौका मिला, वो जगहें देखने का मौका मिला। हम मालेगांव आए तो वो सब बहुत सारी चीज़ें अब बदल रही हैं, है ना। आपका जो वो बहुत कुछ बदल गया है सही। खास करके वो रोड थी जिस पे पार्लर थे, अब वो तो नहीं है। जहाँ अब वो नासिर भाई की दुकान है, वो प्रिंस जो कपड़े की दुकान, तो पहले तो वहाँ वीडियो पार्लर थे, लेकिन वो पार्लर की जगह हमको देखने को मिली। फिर कुछ पुराने पार्लर अभी बचे हुए हैं तो हम वो देख के आए, जो एक कल्चर को समझने का मौका मिला। कल्चर को समझने के लिए हम पूरी एक तो वो सारी जगहें देख कर आए। फिर हमने वो पावर लूम भी देखे जहाँ पे शफीक या बहुत लोग काम करते रहे, तो पावर लूम हमने देखे। तो एक तो ऑन ग्राउंड रिसर्च रही जिसमें कि असली जगहें हमको देखने को मिली। वो जो चाय की आपकी दुकान जहाँ आप लोग बैठते थे वो भी था, आदर्श होटल। हाँ, तो इम्तियाज भाई की आदर्श होटल है ना, वो इम्तियाज भाई से भी मिले थे ना शायद? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इम्तियाज भाई से मिले। तो ये सारी जगहें हमको देखने को मिली। तो पहला हो गया कि नासिर ने जो इकट्ठा किया हुआ है डॉक्यूमेंट्री। दूसरा हुआ कि आप लोगों से हम डायरेक्टली मिले, आप लोगों से बात की, आप लोगों की जो भी एक पूरी कहानी हमको समझ में आई। फिर हम जगहें देख पाए, फिर हम वो वीडियो पार्लर देख पाए जो अभी चल रहे हैं। तो वहाँ किस तरह से होता है, किस तरह का टिकट काउंटर है, किस तरह के है ना ऑडियंस आती है, किस तरह से फिल्में चलती हैं। फिर उसके बाद हमको वो फिल्में देखने को मिली जो आप लोगों ने बनाई हैं। जी, है ना। वो मुन्ना आपकी फिल्म है, और नासिर की जितनी फिल्में हैं, जो भी वो उसमें शोले हो या शान हो, फिर वो उसकी बारात है, किसकी खानदेश की बारात है। तो इस तरह की फिल्में हमको, वो आसिफ अलबेला है उसमें ना खानदेश की बारात में, तो वो फिल्में हमको देखने को मिली। अब वो फिल्मों में हमको समझ आया, हमने बैठ के नासिर से पूछा ये सीन कैसे बनाया था, ये सीन कैसे शूट किया था, ये कौन है जो एक छोटा किरदार कोई दिख रहा है। तो वो टार्जन भी बनाया था, है ना। तो उसमें हमने शफीक को देखा, हमने लगा यार ये कमाल है, इसको शफीक इसमें टार्जन। और तो इस तरह की चीज़ें हमको देख के फिर नासिर से साथ बैठकर हमने पूछा कि ये किस तरह से इसको कैसे शूट किया है। तो उससे बहुत कुछ मिला। फिर उसके बाद जो बचता है वो ये है कि अपना आपको कुछ डालना है इसमें। एज अ राइटर आपको अपना भी कुछ डालना होता है। वो अपना हमने ये डाला कि वो फिल्मों का प्यार जो आप लोगों के अंदर था वो हमारे अंदर भी है। तो वो हमने वहाँ से डाला कि ये किस तरह से दोस्तियाँ और रिश्ते और फिल्में, इन सब के बीच में कैसे एक दुनिया बनती है, वो अपना हमारा कंट्रीब्यूशन था। बस इतना ही। तो ये बहुत कुछ था, इस सब को जोड़ के काफ़ी मसाला मिल गया। किस्मत हमारी है, नहीं तो कई लोग करते हैं फिल्में, अब बनाते हैं उस दौर की या उन लोगों की जो अब या तो हैं नहीं या उनसे बात नहीं हो सकती है। यहाँ हमको था मौका कि हम एग्जैक्टली उन लोगों से मिले जो स्क्रीन पर हैं, और उनको हमने फिल्म में। हमारे विनीत ने जो फ़रोग जाफरी का रोल किया है, वो इतना परफेक्शन वो आया कैसे उनमें, इतने यहाँ तक कि उनकी ज़बान, लैंग्वेज, तरीका, लहजा बोलने का, वो ऐसा आँख बंद करके सुनो लगता फ़रोग जाफरी बोल रहा है। तो वो कैसे क्या इम्प्रूव उन्होंने किया इस चीज़ को? तो देखिए, हर एक्टर के अपने तरीके होते हैं। आप जब विनीत से बात करेंगे आप, और ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, तो वो सही बता पाएंगे। मेरी समझ में ये है कि देखिए, वीडियो देखे उन्होंने, हर अच्छा एक्टर जो है वो, जैसे आदर्श ने बहुत समय बिताया नासिर के साथ, है ना, मालेगांव आके रहा। मुंबई नहीं जा सकते, मुंबई को इधर लाना पड़ेगा। क्या मतलब? इधर ही पिक्चर बनाते ना। विनीत ने वो काम, क्योंकि अब फरोग भाई थे नहीं तो विनीत भी शायद उनके साथ रहता तो और कुछ और भी ले आता। लेकिन अभी जो लाया है वो कमाल है, और वो अभी जो लाया है वो सिर्फ उनके वीडियोस देख के लाया है। तो आप सोचिए कि कितना कमाल का वो एक्टर है। बहुत कि उसने वीडियो देखकर और बातें करके, हमने क्योंकि कुछ इंटरव्यू किए थे फरोग भाई के जब हम मिले थे, तो हमने, लेकिन ऑडियो इंटरव्यू थे वो, मतलब रिकॉर्डिंग थी, हमने वीडियो नहीं बनाया था। तो उससे आवाज़ पे उसने काम किया विनीत ने। आवाज़ सुन के हमसे उसने वीडियो की रिकॉर्डिंग, ऑडियो की रिकॉर्डिंग ली, और वो आवाज़ सुन के फिर उसी तरह से बोलना, फिर डायलॉग्स को उसी तरह से बोल के भेजना हम लोगों को कि ये देखिए सही है क्या। नासिर वहाँ था तो नासिर को सुनाया कि ये सही बोल रहा है, ऐसे ही बोलते हैं फरोग, ऐसे बोल, ये लाइन ऐसे ही बोलेगा फरोग। तो वो बहुत मेहनत की उसने, और वो दिखता है। हम दीवानों को तारीख में जगह दी तूने। अब थोड़ा सवाल मैं करूंगा हमारे मालेगांव की इंडस्ट्री के बारे में कि ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद वरुण भाई, आपको क्या लगता है कि हमारी बॉलीवुड का भी कुछ भला होगा, हमारे यहाँ के कलाकारों को भी इधर कुछ आने का मौका मिल सकता है? बिल्कुल ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए, फिल्म से अभी
जानते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में लोग मालेगांव के बारे में जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10% 15% लोग जानते होंगे। और जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और वो यूट्यूब के वीडियो से वो जानते हैं लोग। लेकिन आप लोगों की जो कहानी है ना वो देखकर, क्योंकि अभी हमने टोरंटो में ये फिल्म प्रीमियर हुई, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में। अब वो आप सोचिए कि कनाडा है, कनाडा में और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था जहाँ ये हुआ। हमारा प्रीमियर हुआ है कुछ वो 2,500 सीटर ऑडिटोरियम था वो, और 2,500 में 2,200 सीटें तो भरी हुई थी। अच्छा। और वो 2,200 में मुझे लगता है कि कुछ 300-400 होंगे इंडियन लोग जिनको कि पता है हिंदुस्तान के बारे में, 300-400 लोग, बाकी सब बाहर के लोग थे वहाँ, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है तो वहाँ अमेरिकन लोग थे, कैनेडियन थे, जापानी थे, चाइनीज़ थे, बहुत यूरोप के बहुत लोग थे, और सब ने इस फिल्म से कनेक्ट किया। अच्छा। तो वहाँ जो फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि लोग एक उस दुनिया को बहुत दूर से भी समझ पाए, और उस दुनिया से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि बहुत लोग मिले जो रोते हुए मिले। तो मुझे ये भरोसा है कि इंडिया में जब लोग देखेंगे तो वो जितना प्यार है ना इस फिल्म के लिए आएगा, वो प्यार फिल्म से ज़्यादा आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि कहानी आपकी है। तो फिल्म को वो देंगे प्यार, लेकिन वो प्यार फिल्म पे रुकेगा नहीं, वो प्यार मालेगांव तक पहुंचेगा। वो कि हाँ आप लोगों की कहानी है जो हमने दिखाई है, बिल्कुल, लेकिन कहानी तो आपकी है, ज़िंदगी तो आपने जी है। वो तो आपने जो वो ज़िंदगी जी है, लोग उसके फ़ैन हो जाएंगे और लोग और देखना चाहेंगे वो ज़िंदगी। उम्मीद है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद जब ये फिल्म आएगी तो मालेगांव आप कहीं बोलेंगे कि हम मालेगांव से हैं, तो इमीडिएटली लोगों के दिमाग में वो अच्छी वो वाली इमेज कि आप वो लोग हैं जिन्होंने वो सपने पूरे किए जो सब देखते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता। पूरा कोई करता नहीं। तो आपकी इमेज, आपकी पहचान, आपकी वैल्यू एज आर्टिस्ट, एज पीपल कि भाई ये मालेगांव के हैं, ये मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ये होगा कि मालेगांव का नाम सुनकर लोगों के दिमाग में एक बड़ी ही अपने आप एक मुस्कान आ जाएगी कि हाँ मालेगांव के हैं। तो वो चीज़ होने वाली है। तो आपके हिसाब से फिल्म कैसी बनी वरुण भाई? बहुत शानदार बनी है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है, और इतनी सीधी सच्ची दिल को छूने वाली फिल्म बनाई है रीमा जी ने, और सब ने कमाल का काम किया है। वो एक्टर हों, वो सिनेमेटोग्राफर हों, वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर, वो ट्रेलर में ही समझ में आ गया, इतना अच्छा लोकेशन सेटअप वगैरह, बहुत बहुत ईमानदारी से बनी हुई फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस फिल्म की सबसे ख़ास बात यही रहेगी कि जो भी देखेगा ना वो फिल्म के इमोशन से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, भले ही वो फिल्में नहीं बनाना चाहता है। मान लीजिए कोई है जो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता है, उसको लगेगा जज्बा ये होता है, जज्बा ये होना चाहिए अपने सपने पूरे करने का। किसी का सपना है मान लीजिए फैशन डिज़ाइनर बनने का, किसी का सपना है डांसर बनने का, किसी का सपना है साइंटिस्ट बनने का। वो सारे सपने जो है ना वो इस फिल्म को देख के लोगों को लगेगा हम भी पूरे कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी मालीवुड के मालेगांव के कलाकारों को, वहाँ के मेकर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे वरुण भाई? मैं कहूँगा, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई सलाम, आप लोगों ने जो काम किया है और करते रहिए। और मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने अपने लिए किया, लेकिन आपकी वजह से बहुतों को हौसला मिलता है, बहुतों को अपने सपने पूरे करने का एक जज्बा मिलता है, और आपकी कहानी जो है वो बड़े पर्दे पर बिल्कुल आनी चाहिए, और एक नहीं और फिल्में आनी चाहिए। हमने एक बनाई है लेकिन वहाँ और बहुत कहानियाँ हैं, और आप लोग भी अभी भी लगे हुए हैं मालेगांव में, अभी भी काम चल ही रहा है, भले हम यूट्यूब के लिए कर रहे हैं फिलहाल वही, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कोई और वीडियो दिखा दीजिए यूट्यूब पे मुझे जो इंडिया का स्केच कॉमेडी बना हो किसी का। बड़े बड़े यहाँ पे कॉमेडियन हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, किसी का वीडियो 185 करोड़ व्यूज़ हों, मालेगांव का है, क्यों है? कुछ है मालेगांव में, वो क्या है वो हमने इस फिल्म में भी कोशिश की है पकड़ने की, और वो न भी पता चले लोगों को, लेकिन काम पता चलता है, तो वो है। क्योंकि फिल्म बनाना अपने आप में, इसलिए भी वापस मैं मालेगांव पे आऊँगा कि मालेगांव में जो आप लोगों ने किया, जो अब लोग फिल्म देखेंगे तो फिल्म में भी ये बात है कि वो मालेगांव हो, वो मुंबई हो, वो हॉलीवुड हो,
किसी को नहीं पता फिल्म बनानी कैसे है, ठीक है। कुछ जगह के लोग बोलते हैं कि हाँ हम जो हैं हमको सब पता है, ये मालेगांव तो ये छोटी सी जगह है, ये लोग बना रहे होंगे कुछ, इनको इज्जत देने की क्या ज़रूरत है। एक जो माइंडसेट है कि ये छोटे शहर की छोटी फिल्में हैं, लेकिन पता तो तुमको भी नहीं है। यहाँ पे तुम मुंबई में तुम 70 करोड़ 80 करोड़ की फिल्में बना के भी डूब जाती हैं, तो तुमको क्या पता है। अगर तुम 80 करोड़ डुबा सकते हो, तुमको कुछ नहीं पता है, तो तुम मालेगांव को या किसी भी दुनिया की किसी भी सिनेमा को तुम कैसे गाली दे सकते हो या कैसे उसको छोटा बोल सकते हो। तो वो चीज़ जो है, जो फिल्म में हमने सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव में भी ये मुद्दा उठाया भी है और इस पर बात भी की है कि पता किसी को, हम सब आर्टिस्ट हैं अपने अपने लेवल पे, हम आर्टिस्ट हैं, ठीक है। किसी को फिल्म बनाने के 20,000 मिल रहे हैं, किसी को 20 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन सब अपनी एक विज़न, अपनी ईमानदारी से फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। और वो सबसे ज़रूरी है कि ईमानदारी है कि नहीं, आप जिस दुनिया को समझते हैं उस दुनिया की फिल्म बना रहे हैं कि नहीं, आप जिस दुनिया में जिए हैं, जिस दुनिया में बड़े हुए हैं, जो दुनिया आपको जानती है और जिस दुनिया को आप जानते हैं, वो दुनिया आपकी फ़िल्मों में ईमानदारी से आ रही है कि नहीं। जो मालेगांव में बहुत ईमानदारी से आ रही है, जो आप बोल रहे हैं छोटू दादा, छोटू दादा से ज़्यादा व्यूज़ किसी के नहीं है हिंदुस्तान में, किसी स्केच कॉमेडी के। छोटू दादा के जो मेरे दिमाग में था उससे कहीं ज़्यादा व्यूज़ हैं। अभी आपने दिखाया वो छोटू दादा के गोलगप्पे, छोटू के गोलगप्पे, 184 करोड़ उसके व्यूज़ हैं। इस देश की आबादी जो है 130-35 करोड़ है इस समय, ठीक है। तो उससे ज़्यादा व्यूज़ हैं उसके 184 करोड़। मतलब कई लोग हैं जो बार बार देख चुके हैं, और मैं मानूंगा कि सारे तो नहीं भाई, सबने नहीं देखी है, लेकिन अगर उसका मतलब यह है कि 30-50 करोड़ लोगों ने तो वो वीडियो देखा है और बार बार देखा है। वो कैसे वो चल रहा है, क्यों चल रहा है? ईमानदारी है उसमें, कहीं ना कहीं एक ईमानदारी है, एक दुनिया है जो उस दुनिया की बात है, और उस दुनिया के लोग समझते हैं कि ये हमारे जैसा है, ये हमारे जैसी बात करता है, इसकी हरकतें, इसकी मुश्किलें, इसका ह्यूमर सब हमारे जैसा है, और वो कनेक्ट करता है। वो ईमानदारी होनी चाहिए। तो वो ईमानदारी पैसे से नहीं आती है, वो ईमानदारी सक्सेस से नहीं आती है, वो ईमानदारी सिर्फ आपके दिल में कितनी सच्चाई है और आपके काम में वो किस तरह से आती है, उससे आती है, और वो कनेक्ट होती है। तो वो चीज़ जो है, वो स्ट्रगल कहने को सब जगह है, और वो कहने को अगर आप हटा दें उस चीज़ को अपने रास्ते से, तो कहीं भी नहीं है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है मालेगांव की, और वो चीज़ जो है मुझे लगता है हम सबको जोड़ती है। बिल्कुल, कि हम सब अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं, और वो आर्ट के थ्रू कहना चाहते हैं, वो फिल्मों के थ्रू, गानों के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू, ऑडियो के थ्रू। और वो बहुत ही कमाल का एक स्ट्रगल है जो मुझे मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण भाई, आपका इतना वक्त हमें दिया, आपने कीमती वक्त अपना दिया। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आज यकीन मानिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे चैनल पे आप जैसी शख्सियत आई, इतना वक्त दिया हमें, और मुझे उम्मीद है कि लोग आपकी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे कि स्ट्रगल क्या होता है या मेहनत कितनी ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई। बस मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के लिए भी 2 लफ्ज़ कह दीजिए। जी, आप मुझे देख रहे हैं अकरम खान ऑफिशियल के चैनल पर, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अकरम खान के बाकी आपको प्रोग्राम जो हैं अच्छे लगते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो शो है कॉफ़ी विद खान, तो ये भी आप देखिए, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वरुण भाई।